अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। 2 हफ्ते से जारी अमरीकी और इसराइल के दरमियान एक कशमकश के ईरान पर हमला किया जाए या नहीं किया जाए, बिलाखिर कल वो अपने अख्ताम को पहुंच गई। इसराइल ने कल रात ईरान के ऊपर हमला किया। जो मालूमात हमने ली हैं तेहरान से और दूसरी जगह से हमारे पास जो पैगामात आए हैं, उससे ही पता लगता है कि तकरीबन 6 जगह जो है इसराइल ने हमला किया या अटैक किया, और इस अटैक को ऑपरेशन डे ऑफ डिपेंडेंस का नाम दिया गया है। ख़बर हमारे पास ये भी कंफर्म हो रही है कि इस जो हमला या ऑपरेशन जिसे कहा जाए, कुछ इजरायली इसे ऑपरेशन भी कहते हैं और कुछ एनालिस्ट इसको हमला से भी ताबीर कर रहे हैं। ख़बर यह है कि इस हमले के अंदर जो है मगरिब के पायलट कहीं ना कहीं शामिल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि तकरीबन 100 के करीब जहाज़, 98 के करीब बताया है कि 98 के करीब जो है जहाज़ जो हैं, जंगी जहाज़ जो हैं, जेट जो हैं, इसमें शामिल थे इस अटैक में। और इज़राइल के पास इतनी वो नहीं है कैपेसिटी कि वो फौरी तौर पर इन तमाम जहाज़ों की बड़े पैमाने पर रीफिलिंग कर सके, क्योंकि ये आपको पता है कि ईरान और इसराइल के दरमियान तकरीबन 2000 किलोमीटर का फासला है। तो कहा यह गया था कि इसके अंदर जो रीफिलिंग के हवाले से और कुछ दूसरे जेट्स में भी मगरिब के कोई पायलट सवार थे। बहरहाल ये ख़बरें अभी आ रही हैं, इसकी तस्दीक वैसे हो जाएगी, लेकिन लगता मुझे ऐसा है कि ये ख़बर दुरुस्त होगी। अच्छा, दूसरा इसमें यह है कि ये जो तैयारे जो 100 के करीब थे, इसमें F-35 के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो है इसके अंदर शामिल थे, और इन्होंने उर्दन और शाम की जो है फ़ज़ाई हदूद जो है इन्होंने इस्तेमाल की। सऊदी अरब से या कतर से या यूएई से कोई भी नहीं गया, क्योंकि इनको वाज़ेह तौर पर कह दिया गया था। इन्होंने कह दिया था कि हम आपको अपनी ना एयर स्पेस देंगे, ना ही अपने अड्डे से किसी जहाज़ को उड़ने की इजाज़त देंगे। अच्छा, इस तमाम सूरत हाल का जो मामला है वो एंथोनी ब्लिंकन और नेतन्याहू की जो मुलाकात हुई थी अब से 3 दिन कबल, ये तमाम उसी का नतीजा है। और जैसे ही ये हमला हुआ, उसके फ़ौरन बाद लॉयड ऑस्टिन की और इसराइली हम मनसब की इस पर बातचीत हुई, और उनको बताया गया कि जो जो अहदाफ तय किए गए थे, हमने उसी अहदाफ पर हमले किए या अटैक किया। इसमें कोई भी तेल की तनसीबात को या हमने कोई भी न्यूक्लियर तनसीबात को नहीं टच किया। अच्छा, अब जो हमला है उसकी नौयत यह है कि इस हमले को, जिसमें तकरीबन बताया जा रहा है कि 100 के करीब जहाज़ जो एयर थे, जेट्स, उन्होंने जो हिस्सा लिया, उसमें बताया गया है कि उन्होंने एक डिफेंस की जो हवाले से एक फैक्ट्री है, उसको मामूली सा नुकसान पहुंचा है। और तेहरान के पास और एक दो चार और जगह हैं, मशहद के करीब भी है एक, और कुछ मतलब 6 या 7 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे कि हिट हुआ है, लेकिन कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ताहम एक मौके पे जहाँ जो इनका एक एयर डिफेंस की जो कुछ वहाँ पर थोड़ी सी इनकी कुछ तनसीबात थी, उनको हिट किया गया। वहाँ पर हमें पता लगा है कि 2 जो हैं उनके ईरानी जो एयर का जिनका ताल्लुक़ था, जिनका एयर फोर्स से जिनका ताल्लुक़ था, IRGC के जो एयर फोर्स से जो ताल्लुक़ रखते थे, उनके 2 अफराद जो हैं वहाँ पे शहीद हुए और एक शायद कुछ ज़ख्मी भी हुआ है। इसकी बहरहाल ईरान से तस्दीक हो गई, लेकिन असल मसला ये है कि इस वक्त हमें ईरान से कोई ख़बर बहुत मुश्किल से मिल पा रही है, क्योंकि ईरान ने सख्ती से पाबंदी लगा दी है किसी भी शख्स को। मतलब ये होता है ना कि चलिए अखबारी नुमाइंदों से ले लेते हैं, लेकिन उसके अलावा प्राइवेट भी होते हैं, ज़राए जो होते हैं, उनसे भी कोई बात करने पर पाबंदी लगा दी गई है। और कहा ही जा रहा है कि किसी भी शख्स ने अगर जो हमले हुए हैं, जो भी सरकारी जो होगा, मतलब जो आएगा रद्द-ए-अमल या जो कोई भी, वो सिर्फ सरकारी ही होगा। लेकिन अगर किसी ने गैर सरकारी सतह पर अगर किसी ने कोई इत्तलात देने की कोशिश की तो उसे 5 साल की सज़ा हो सकती है। बड़ा सख्त एक ऑर्डर निकाला है। तो इसलिए वहाँ से कोई भी कोई सफारतकार या कोई जर्नलिस्ट या कोई भी आम आदमी, जस्ट लाइक एनी को मीडियोकर पर्सन जो है, वो बात करने पे इससे ज़रा एतराज़ कर रहा है। तो ये बात आपको यहाँ बताना बहुत ज़रूरी थी।
ताहम इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये जो हमला हुआ है, इस हवाले से हमारे पास जो इत्तलात हैं और जो मुसद्दक़ा इत्तलात हैं वो ये हैं कि जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, कशमकश थी और अमेरिका उसको रोक रहा था। अमेरिका चाह रहा था कि फ़िलहाल ये हमला ना हो, और क्योंकि इनको, अमेरिका को ये ख़तरा था कि वहाँ से अगर कोई रिएक्शन हुआ, जैसे कि कहा जा रहा था कि उसके पास हाइड्रोजन बम भी है और बहुत कुछ है, तो अगर वो समझ रहे थे कि अगर कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है तो फिर ये बाइडेन इंतज़ामिया, जैसे कल भी मैंने कहा था कि नाकाम हो रही है, उनकी नाकामी की एक मज़ीद एक नुकसान होता है तो और इसके अंदर जो है सुबकी होगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इन दोनों के दरमियान ज़िद थी। इसराइल ये चाहता था कि हमें इसकी इजाज़त दी जाए, क्योंकि इसराइल ये समझ रहा था कि उनका जो एक भरम भारी है वो सारा का सारा गड़बड़ हो गया। और आपको बताया भी था कि वो जो रिपोर्ट लीक की गई थी, उसको कोशिश ये की गई थी कि किसी इस हमले को टाल दिया जाए। बहरहाल अब ये है कि हमला हो गया है और ईरान के सदर पज़ेश्कियान जो हैं उन्होंने कहा है कि वो इस हमले का जवाब ज़रूर देंगे। और ये भी बताया गया है कि इस हमले से पहले जो है ईरान को मुतल्ला कर दिया गया था कि आपके ऊपर हमला होगा, और लेकिन ये भी साथ में कहा गया था कि हमला जो है वो एक, जैसे कि आपने हम पे हमला किया था हम उसी तरह का करेंगे, लेकिन एक मोहतात सा हमला होगा। लेकिन बकौल जो दूसरे ज़राए, जो ईरान से बाहर के ज़राए, वो ये कहते हैं कि ईरान के कुछ लोगों का कहना है कि इसमें इनको धोखा दिया गया, ये एक मोहतात हमला नहीं था, ये बहुत बड़ा हमला था, जिसमें ज़ाहिर सी बात है अगर 100 एयरक्राफ्ट, अगर वॉर एयरक्राफ्ट अगर अटैक उसमें थे शामिल इस ऑपरेशन के अंदर, तो डेट मीन कि ये बहुत बड़ा अटैक था। लेकिन ये जो इनके जो ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है S-300 S-400 जो है, उन्होंने किसी हद तक इस हमले को नाकाम किया है। अच्छा, अब अगर जनरली मैं देखूं, जो मैंने सारा इसको किया है, इसका एनालिसिस वो ये है कि जो हमला इसराइल ने किया है ईरान के ऊपर, वो हमला जो है ईरान ने कम से कम इसको, अगर मैं यूं कहूं कि नाकाम कर दिया, तो इसमें कोई शुबा नहीं होगा। देखिए, एक बात मैं बता दूं कि ईरान के हवाले से पहले भी कहा है, जो डिफेंस के जो एनालिस्ट हैं, जो समझते हैं, ख़ासतौर पर जो एयरफोर्स के जो एनालिस्ट हैं, वो समझते हैं कि ईरान की जो फ़ज़ा है वो इस हवाले से बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर वहाँ जब भी आप एयर अटैक करेंगे तो वहाँ पे आपके जो है उसका मिस होने का बहुत बड़ा ख़तरा होता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग कह चुके हैं, और ये कुछ है, कुदरती है, आई डोंट नो क्या है, मुझे नहीं पता। पेंटागन के साबिक़ा चीफ हैं एग्जैक्टली, उन्होंने भी ये बात कही थी, मुझे याद अच्छी तरह, कि उन्होंने कहा था कि ईरान पर एयर अटैक करना जो है ना, वो हमेशा टारगेट को मिस कर सकता है। तो लिहाजा ये है कि मामला जो है ना वो इस वक्त बढ़ चुका है, क्योंकि ईरान ने अब कह दिया है कि वो जवाबी हमला करेंगे। हालांकि मैंने जैसे कहा कि अमेरिका ने कहा था कि आप ये नहीं करेंगे, उसको यहाँ तक रोक दें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमसे जो कहा गया था, जो हमसे बताया गया था, ये असल में हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ, और अब हम इसका भरपूर तरीके से जवाब देंगे। इस वजह से ज़रा अमेरिका में परेशानी भी है और सिफारती कोशिशें भी जो हैं अभी तो तेज़ कर दी गई हैं। लेकिन दूसरी जानिब यह है कि एक तरफ तो ये दिखाया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जो मैं हकीकतन देख रहा हूँ, पस से पड़ता वो असल खबर होती है, वो ये है, यो मैं देख रहा हूँ कि बड़े पैमाने पे जंग की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अमेरिका ने जो है अपने फौज को वहाँ पे हाई अलर्ट कर दिया है, और जर्मनी जो है वो भी शाह से ज़्यादा शाह का वफादार। जर्मनी ने अपनी फ़ज़ाइये के लड़ाकों को अमेरिकन जो है बेसिस वहाँ पर भेज दिया है, और उनको पहुँचने के लिए हाई अलर्ट करने की खबरें आ रही हैं। और ख़बर ये भी आ रही है कि जब सऊदी अरब ने इसकी मजम्मत की और दूसरे अरब ममालिक ने मजम्मत की, और उन्होंने कहा कि ईरान की सॉवरेंटी के ख़िलाफ़ है ये चीज़, और जिस तरीके से आपने हमले किए उधर लबनान और ने भी कहा है और दूसरे मुल्कों ने भी कहा है, तो उसके ऊपर अमेरिका ने कहा कि वो फिक्र ना करें, अगर जंग बढ़ती है तो हम उनका दिफा करेंगे। ये लफ्ज़ जो है ना, अमेरिका की ये बात कहना जो है, ये बात की तरफ वाज़ेह इशारा करती है कि इस मशरिक़ वस्ता के अंदर कोई बहुत बड़ी जंग होने जा रही है। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ है कि लोग ये भी परेशान है, पूछ रहे हैं कि भाई एक साथ 3 जगहों पे, देखिए 3 जगहों पे हमला, वो असल में जो हमला है ना, वो तो बुनियादी तौर पर हमला ईरान पे ही है। बाकी ये जो इराक विराक पे या सीरिया वीरिया पे कर दिया हुआ पता, वो हमेशा वैसे भी इसराइल करता रहा है, लेकिन असल में अपनी धाक बैठाने की खातिर उन्होंने 3 पॉइंट्स जो है ना वो तय किए थे कि हम अगर जब एक साथ 3 जगह करेंगे तो एक ज़रा धाक बढ़ जाएगी कि इसराइल ने एक साथ 3 मुल्कों पर हमला किया। तो मैं समझता हूँ कि जो असल हमला है वो ईरान पे ही है। लेकिन ये है कि ये मामला, मुझे अब लगता है कि अब ये जंग बढ़ेगी, मुझे लगता नहीं है कि जंग रुकेगी। अभी ये जो है सारे का सारा, क्योंकि एक इब्तदाई है जो मैंने आपको दे रहा हूँ, अमेरिका ने इसराइल को टोटली रीइंफोर्स कर दिया है ऑलरेडी। F-16 भी आपको पता है मौजूद हैं, अमेरिकन आर्मी भी डिप्लॉय कर रखी है उन्होंने, और कई जगह ऐसे हैं कि जो अमेरिकन डिफेंस सिस्टम है, जो खासतौर पर जो थर्ड वगैरह उन्होंने लगाया, वहाँ पर अमेरिकन ट्रूप्स मौजूद हैं और कई जगह मौजूद हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो ईरान जो रिटेलिएट करेगा इस पस मंज़र में, तो उसमें लामहला सी बात है कि अमेरिकन कैजुअल्टीज़ होने का बहुत बड़ा ख़तरा है।
क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ जब अमेरिकन ट्रूप्स मौजूद हैं और वहाँ पे जब हमला होगा तो जाहिर सी बात है वो दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, मतलब कोई वो ऐसी चीज़ तो नहीं है कि अगर अटैक हो तो वो बच जाएंगे। तो ये सारी चीज़ जो है ना, ये मामला जो है ये अभी जो है ऑन द टेबल है। और साथ ही साथ ये है कि सदर खामनेई की जो है उन्होंने सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है, उनके घर के गिर्द भी डिफेंस सिस्टम लगा दिए गए हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अब खित्ता अरब जो है ना किसी बड़ी तबाही की तरफ जा सकता है। वो कि कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कोशिशें ऐसे लोगों की तरफ से की जा रही हैं जंग को रोकने की जो इंतहाई कमज़ोर हैं। अभी तक इस तमाम सूरत हाल के ऊपर रूस का और चीन का कोई रद्दअमल नहीं आया है। हमने पता किया है तो मालूम ये हुआ है कि रूस ने कहा है कि हम तमाम सूरत हाल का भी जायज़ा ले रहे हैं। ये तो थी मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, लेकिन बहरहाल ये कि अभी ऑन गोइंग स्टोरी है। हो सकता है रात तक कोई नई खबर आ जाए, तो अगर ऐसा हुआ तो हम इंशाल्लाह ज़रूर आपको कुछ छोटा वीलॉग करके आपको ज़रूर बताएंगे। अच्छा, इसके बाद पाकिस्तान का थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। आपको पता है कल काजी फाइज़ साहब जो है वो रुखसत हो गए हैं अपने पीछे बड़ी कहानियाँ छोड़कर, और उनके जो फेयरवेल होता आपको पता लगा कि उसमें बहुत सारे लोग गए नहीं, काफ़ी लोग नहीं चले गए। मंसूर साहब तो खैर चले गए थे उम्रे के ऊपर, बाकी लोग थे वो नहीं गए उनके फेयरवेल पे। जस्टिस आयशा मलिक से किसी ने पूछा कि आप उनके रुखसत का जो फेयरवेल था उसके ऊपर आप क्यों नहीं गई, तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक रिमार्क्स दिया। उन्होंने कहा कि औरतें जो हैं जनाजे में शिरकत नहीं करती। ये इट्स बड़ा बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैं समझता हूँ कि एक जूम आने जवाब था। तो इससे लोग समझ सकते हैं और कि जजों के अंदर जो है काजी फाइज़ के हवाले से क्या सोचती, क्योंकि उन्होंने अदलिया को तकसीम कर दिया था। दूसरा एक बात यह है कि कल काजी फाइज़ ने जो एक बात मुझे बड़ी पिंच की, उन्होंने कहा अलविदाई के अंदर जाते हुए कि भाई हकीकत जानकर जो है ना, असल में वो कहते हैं कि हो सकता है कि उन्होंने कई फैसले जो हैं वो गलत भी किए हों, लेकिन हकीकत का इल्म सिर्फ अल्लाह को ही है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि मुनसिफ का काम तो है वो तो यही होता है कि वो हकीकत को जान कर फैसले करे। अगर कोई मुनसिफ ये कह दे कि मैं हकीकत को बगैर जाने, ये तो मतलब एक किस्म का वो इकरार हो गया कि उन्होंने बगैर हकीकतों को जाने हुए कई फैसले किए। तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत बड़ा उन्होंने एक इकरार कर लिया कि वो एक नाकाम चीफ जस्टिस रहे, क्योंकि मुनसिफ का काम तो तहकीक करके फैसले करना होता है। अगर वो फैसले भी अल्लाह के ऊपर छोड़ दें तो उसका मतलब फिर उनका मुनसिफ होना तो बेकार है। फजल रहमान साहब ने 26 आइनवी तरमीम के हवाले के बाद कल एक बात मुझे और भी बड़ी अजीब लगी, क्योंकि कल मैंने व्लॉग नहीं किया था। फजल रहमान ने कहा है कि जनाब वो नए इंतखाबात करा दिए जाएं, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास मसवदा ये था, मुसवदा वो था, और हमारे पास ये बिल था, हमारे पास वो बिल था। आपको पता है मैंने पहले भी कही थी बात अपने व्लॉग से, इसी चैनल ने आपको बताया था कि जो लोग लिए फिर रहे हैं पर्चे, सबके पास अलग-अलग पर्चे। बहरहाल जो होना था हो गया। 26वीं आइनी तरमीम को मंजूर कराने के बाद मौलाना फजल रहमान साहब कल फरमाते हैं कि जनाब हमें जो है नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि तो बात बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई शख्स जो है अपनी किश्ती के अंदर खुद बहुत बड़ा सुराख कर दे और उसके बाद लोगों को मदद के लिए पुकारे कि आएँ आप आके हमारी किश्ती पर सवार होकर हमें बचाएं। अजीब कोई बात मौलाना फजल रहमान ने की है, समझ भी नहीं आता। बहरहाल ये कि आज नए चीफ जस्टिस साहब याह्या अफरीदी साहब ने हलफ उठा लिया है, और अब मैं समझता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम जो आई है, जो जिसका मतलब मैं समझता हूँ कि लागू होना बहुत मुश्किल है। मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि बड़े सारे मामला हैं आइन के अंदर, बड़ी हिचकिच आ रही है। 21वीं तरमीम का मैं आपको पहले बता चुका हूँ। व्लॉग का टाइम छोटा होता है तो सुन लीजिएगा, मैंने बताया था कि किस वजह से इनको प्रॉब्लम पेश आएगी, क्योंकि 21वीं तरमीम को टोटल स्ट्राइक डाउन कर दिया था। उसमें फौजी अदलिया के हवाले से बहुत सारे मामला थे। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है एक आसान नहीं होगा जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए 26वीं आइनवी तरमीम की मौजूदगी में मामला को आगे लेके चलना। और दूसरा ये कि बहरहाल माफ़ कीजिएगा, उन्होंने 28 तारीख को फुल कोर्ट भी तलब किया है, और बहरहाल एक बात यह है कि उन्होंने अपने ओहदे को कबूल कर लिया। लेकिन एक चीज़ जो है बहुत अच्छी जो हमें लग रही है वो ये लग रही है कि उनका जो है कम से कम जो अमल मुझे नज़र आ रहा है वो इस तरह नज़र नहीं आ रहा कि वो अदलिया के दरमियान लोगों को जो है तकसीम करेंगे। मतलब जजों के अंदर मतलब जो पॉलिसी काजी फाइज़ साहब ने रखी थी शायद वो सकता वो नहीं रखेंगे। और उन्होंने आते एक ये चीज़ ख़ास तौर पे कर दी कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी थी उसके अंदर उन्होंने रद्दोबदल किया है और कहा है कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर को भी लेंगे। और इसका मतलब है कि वो लोगों को लेके साथ चलना चाहते हैं। अच्छा पैगाम है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जो मेरी अपनी एक मेरे ज़राए हैं या जो मेरी अपनी रिसर्च है वो मुझे लगता है कि इस बात को मेरी याद रखिएगा। ये लफ्ज़ जैसे कभी कभी मैं उमर अता बंदियाल के हवाले से भी कहा करता था, तो यहाँ एक चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे इस जुमले को हमेशा याद रखिएगा कि जस्टिस याह्या मुख्तार भी ना याह्या मुख्तार क्यों, जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं वो जो हैं कौम को एक इंतहाई अचानक कोई बहुत बड़ी खबर दे सकते हैं।
इनके फैसले जो है ना कौम को यूं कह सकते हैं कि हैरान कर सकते हैं। ये बात मेरा जुमला याद रखिएगा। मैं तवक्को करता हूं कि कोई फैसले ऐसे करेंगे जो मेरे जो राय हैं वो कहते हैं, और जहां तक मैं इन्हें जानता हूं। बहरहाल ये है कि ये तमाम सूरत हाल चल रही है, और अडियाला जेल के अंदर से आज कैदियों पर पाबंदी उठा दी गई है। और उसकी वजह यह है कि कल जो फ्लॉप ड्रामा हुआ था, ये मैंने आपको कल ही बता दिया ट्वीट करके, जो कुछ फ्लॉप ड्रामा था ये खुद इन्होंने हुकूमत ने किया था। वो चाहते थे कि भाई किस तरह ऐसा कर दें कि देना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क होता है, इमरान खान को भी लाएंगे या किसी को लाएंगे या शाह महमूद कुरैशी को या डॉक्टर उनको लेकर आएंगे तो कोई ना कोई अगवा हो जाएगा, आपको गोली चल जाएगी। तो वो ड्रामा कल फ्लॉप हो गया। कुदरती तौर पे पता नहीं क्या कुछ अल्लाह ताला की तरफ से मदद आ रही कोई ऐसी। तो अब उन्होंने कहा कि ये ड्रामा, ये मैं बता दूं आपको, ये ड्रामा बेसिकली हुकूमत का था, इसके अंदर इदारों का कोई हाथ नहीं था। खुफिया इदारे जो है ना, इस तमाम सूरत हाल, कल की सूरत हाल पर खुफिया इदारे सख्त नाराज हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना, इस सिस्टम जो है ना, ये सिस्टम जो बदबूदार सिस्टम है, इस सिस्टम ने जो है ना इदारों को मजीद खराब किया है। कल भी मैंने रिजवान शाह साहब के साथ एक मैंने वीलॉग किया था, बड़ा अहम वीलॉग है, अगर नहीं सुना तो आप सुनिएगा, उसमें मैंने बड़ी तस्वीर खींच दी है। तो उसकी वजह से इदारे भी है ना इस हुकूमत से फिलहाल जो है खुश नहीं है। तो वो ये चाहते हैं कि ये सेटअप दफा हो और साथ में पूरा निज़ाम भी जाए, और ये निज़ाम जाएगा और ये सेटअप जाएगा और चेहरे तब्दील नहीं होंगे, पूरे निज़ाम को जाना होगा। तो अब इनको नजर आ रहा है मुस्लिम लीग नवाज शरीफ भाग चुके हैं, इसीलिए जान छुड़ाकर, और काजी फायजी साहब की वैसे ही रुखसत हो गई है। तो अब इनकी आखिरी कोशिश है मुस्लिम लीग नवाज की कि भाई किसी न किसी तरीके से वो इस सिस्टम को रोक कर रखें, क्योंकि इसमें उनकी बका है। तो लिहाजा इसलिए छोटी मोटी जो चालाकियां हो रही ना, जैसे कल हुआ था, ये इन्होंने किया था। लेकिन मसला ऐसा है, मैंने आपको बता दूं कि इमरान खान के हवाले से मैंने आपको कहा था कि दुनिया के बदलते हुए हालात हैं, उसकी वजह से जो ना सब लोगों को, अमेरिका को, पाकिस्तान के अंदर होने वाली पॉलिसी, मशरिक़ वस्ता में होने वाली पॉलिसी और कई जगह बहुत सारी पॉलिसी से उनको थोड़ा सा वो करना पड़ रहा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका का इतना पक्का अलाई जो है हिंदुस्तान, वो जाके ब्रिक्स के अंदर जाके रूस के साथ चला गया, तो उनको खतरा ये पड़ता जा रहा है कि पाकिस्तान भी, जैसे मैंने बताया था कि पाकिस्तान भी बिल्कुल अलहदा होता जा रहा है। हमारे पड़ोस में जो सारे के सारे लोग हैं वो सब ब्रिक्स में जा चुके हैं, और पाकिस्तान ऑलरेडी ब्रिक्स में जाने का ख्वाहिशमंद है। तो उनको फिक्र ये पड़ रही कि ऐसा ना हो कि कहीं मामला पाकिस्तान भी कहीं उस तरफ चल पड़े। हालांकि मैंने बताया कि पाकिस्तान का जाना वहाँ पे इतना आसान नहीं होगा, बहुत सारे मामला हैं। तुर्की को वैसे ही उन्होंने मना कर दिया है। तो मुझे लगता है कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर ये जो इमरान खान के लिए जो आसानियाँ आ रही हैं, इमरान खान के लिए जो आसानियाँ पैदा हो रही हैं, इससे मुझे लगता है कि शायद इमरान खान के लिए कोई अच्छी खबरें जो हैं आ सकती हैं। लेकिन इसको रोकने की बड़ी कोशिश की जा रही है। जैसे मैंने अभी कहा, जहन में रखिएगा, मुस्लिम लीग नवाज पूरी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब लंदन जाएंगे, लंदन से वो अमेरिका जाएंगे। ये मैं बता दूं आपको कि अमेरिका जाकर भी उनकी जो कोशिशें हैं वो किस हवाले से मिल रहे हैं। उनकी कोशिश यही है कि इस सिस्टम को किसी न किसी तरह चलने दिया जाए, और चलने के बाद वो किस किस्म की उनको जमानत देते हैं, क्या करते हैं, यह भी देखना पड़ेगा इमरान खान के हवाले से। और नवाज शरीफ अभी लंदन पहुंचे, तो लंदन जाने में उनका तो बड़ा बुरा इस्तकबाल हुआ। जब वहां पहुंचे तो बड़े अफसोसनाक उनके साथ नारे वारे लगे। बहरहाल मैं इन सब चीज़ों के खुश नहीं हूं, इन सब चीज़ों से, लेकिन बहरहाल जो कुछ उन्होंने किया है वो उनको काटना तो पड़ेगा। इस तमाम सूरत हाल में देखते हैं आइंदा जो हाई कोर्ट के अंदर जो आ रही है इमरान खान साहब की पेशी, वो बड़ी अहम है। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।